ओके, होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? ओके। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था टीसीएस साइकिल को लेकर के। और टीसीएस साइकिल के बारे में हम लोगों ने देखा कि क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वह वेरियस स्टेप्स के थ्रू होता हुआ एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होते हैं उनसे कन्वर्जन फाइनली आपका एसिटाइल कोएंजाइम से जो आपकी एंट्री की हुई है वो आपका दैट इज द पुल क्रिएट करता है एनएडीएच का और एफएडीएच का और जीटीपी का। जहाँ पर आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं कंडेंसेशंस वाले। 4 कार्बन के कंपाउंड्स आपका ऑक्सिडल स्टेट कंबाइन करता है 2 कार्बन के कंपाउंड स्टाइल कोएंजाइम से और फाइनली आपको बना करके देता है 6 कार्बन के कंपाउंड का। देन आफ्टर धीरे धीरे आपका क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होते हैं 2 स्टेज में, तो 6 से फिर 5, 5 से फिर 4। देन आफ्टर रीजनरेट हो जाता है आपका ऑक्सीडेटिव ऑक्सिडल स्टेट कंपाउंड। तो टीसीएस साइकिल के बाद आपने जो देखा वहाँ पे जो पुल था दैट इज द एनएडीएच का और एफएडीएच का, ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स आपके क्या है इलेक्ट्रॉन के कैरियर्स होते हैं। तो मतलब जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो इनसे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली अल्टीमेटली जो आपके इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशंस का इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स को वन बाय वन सीक्वेंशियल मैनर में क्या होता है पहुंचाना होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को करने के लिए माइट्रोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि एक अ, जगह से मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं ले जाकर के पहुंचाने का काम करते हैं। और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर के ऑक्सीजन से मीट करता है जहाँ पे उस ऑक्सीजन का दैट इज द रिडक्शन होगा और H2O मॉलिक्यूल से क्या होता है फॉर्मेशन होता है। सो इस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के नाम से जानते हैं और इसको आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मीन क्या होता है दैट इज मीन्स व्हाट कि यहाँ पर जो भी आपके एन और एफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका फर्दरली आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन होते हैं, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका लॉस होता है और वो इलेक्ट्रॉन आपका निकल करके फाइनली ऑक्सीजन के पास क्या करता है पहुँचता है। और इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटॉन्स ग्रेडियंट जनरेट होते हैं उनके थ्रू आपका एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको आप बोलते हैं दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहे हैं जिसमें आप सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, वो सेलुलर रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट और एनर्जी एल्डिंग क्या होता है प्रोसेस होती है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि जो भी आपका ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज टीसी साइकिल से एनएडीएच एफएडीएच2 बने हुए हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा रिलीज होगा, एज वेल एज प्रोटॉन भी क्या होंगे आपके रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आपका डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे उनके थ्रू क्या होता है ट्रांसफर होता हुआ लास्ट में आपका जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन, वहां पर जाकर के आपका रिसीव हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका करेगा H2O मॉलिक्यूल्स का। इनके साथ साथ में जो प्रोटॉन आपका रिलीज हो रहा होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वहां पे। और जिसके थ्रू आपका क्या बनता है प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, वही प्रोटॉन का ग्रेडियंट एटीपी को सिंथेसाइज करने में क्या करता है काम करता है। इस प्रोसेस को आप बेसिकली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। So now we can say oxidative phosphorylation is the key process of ATP generation in the entire aerobic eukaryotic organisms, either the plant or animals. अगर आप प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे तो प्लांट में एटीपी बनाने के दो प्रोसेस होते हैं, दैट इज वन इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, अनदर इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ से सवाल आपका बनता है, आप पहले यहाँ पे देखें कि ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो यूकैरियोटिक जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो लोअर हो चाहे वो हायर काइंड के ऑर्गेनिजम्स हो, एनिमल हो या प्लांट हो, उन सभी में ये जो प्रोसेस हो रही होती है जिसको आप बोलते हैं दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस सभी में होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, और सब में आपका प्रोसेस जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पे भी आपकी क्या होगी ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, CO2 का फॉर्मेशन होगा, H2O मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा और एटीपी क्या होगी जनरेट होगी। सिमिलरली आपका वही चीज़ एनिमल में भी होता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका अगर कोई नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें आपका ये की एंड ओनली प्रोसेस होगा जहाँ से एटीपी क्या होगी जनरेट होगी, किसके लिए नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक एज हेटरोट्रॉप।
जबकि जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें दो ऑप्शंस होगा। एक तो आपका होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा आपका होगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट एनर्जी को यूज करके जब एटीपी मॉलिक्यूल से क्या हो सिंथेसिस हो तो उसे आप फोटो फॉस्फोराइलेशन के नाम से जानते हैं। तो आपने पढ़ा है कि आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी एटीपी मॉलिक्यूल्स का क्या होता है सिंथेसिस होता है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। तो डेफिनेटली फोटो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस कहाँ पे होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होगा, राइट। तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स के पास, अगर मान लीजिए आपका ये पूरा प्लांट सेल है और यहाँ पे इसके पास ये दोनों ऑर्गेनल्स हैं। नंबर वन दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। So suppose this is look like chloroplast and this one is the mitochondria। और अगर हम लोग एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स हमारा क्या है, बेसिकली इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनल्स है जहाँ से आपका ये हो सकता है, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब इन दोनों ही सेल्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो किस टाइम पे कौन सा प्रोसेस डोमिनेंट होगा एनर्जी को प्रोडक्शन कराने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर नॉन फोटोसिंथेटिक की बात हम लोग करेंगे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपका एनिमल सेल्स है और ये आपका क्या है, प्लांट सेल्स है। एनिमल सेल्स के पास कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन, मतलब एक ही पार्ट है, दैट इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इस माइट्रोकॉन्ड्रिया में आपका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इसी प्रोसेस से पूरी इंटायर जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है वो आपका क्या होती बनती है। सो एनिमल के केस में माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द ओनली एंड ओनली ऑर्गेनल्स वेयर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एटीपी synthesis can be happen, and this is the only the process by which non-photosynthetic organisms can obtain all the kind of energy required for all the activity like as metabolic or vital activities. So oxidative phosphorylation is the key process for all the non-photosynthetic organism to generate and to obtain the ATP molecules for their all kind of activities. While in the case of photosynthetic organism, there are two alternate pathways. There are two alternate processes. That is, one is the oxidative phosphorylation and another is the photophosphorylation. सो कब कौन चलेगा इसको आप ध्यान दीजिए। जैसा कि आपने देखा है कि फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, एक तो आपका होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा आपका होता है डार्क रिएक्शन। होपफुली कि ये सब लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आपने जाना है कि लाइट रिएक्शंस के जो पार्ट होते हैं वो क्लोरो प्लास्ट का जो आपका क्लोरोफिल वाला पार्ट होता है, स्ट्रोमा वाला, दैट इज द थैलाकॉइड वाला, वहाँ पे लाइट के एब्जॉर्प्शन से एटीपी का क्या होता है, जनरेशन होता है। जबकि आपने डार्क फेज में देखा है कि वहाँ पे कोई भी एटीपी का जनरेशन नहीं होता। जो एटीपी सॉरी जो एटीपी आपका इस लाइट रिएक्शंस के प्रोसेस में जनरेट हुई थी या जो आपका एनएडीएच आपका इस लाइट रिएक्शंस में जनरेट हुआ था, वही एटीपी और एनएडीएच इस डार्क फेज में क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट को बनाने में क्या करता है, यूटिलाइज हो जाता है। सो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का वो पार्ट जिसको आप लाइट रिएक्शंस की बात करते हैं वो आपका प्रोसेस है एटीपी के सिंथेसिस का। और इस टाइप का एटीपी जब बनेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्लांट के केस में डे टाइम की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो की प्रोसेस होगा दैट विल बी द फोटोफॉस्फोराइलेशन। वाइल in the absence of a light or in the case of a dark phase, the oxidative phosphorylation will be the dominant phase of the ATP production process. So प्लांट के केसेस में दो चीज़ें हैं। पहला कि आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कब चलेगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलने वाली है क्योंकि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म आपका नहीं चल सकता। तो आप इसको बोल सकते हैं जस्ट लाइक अ हाउस कीपिंग जीन, जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूटिव प्रोसेस, कि इस प्रोसेस के लिए किसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑल टाइम पे चलने वाली क्या है, प्रोसेस है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कब आपका डोमिनेटिंग फेज का काम करेगा और कब आपका सब्सिडरी काम करेगा, यहाँ पे ये डिस्कस है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में चलता है, मीन्स डे टाइम पे। जब आपका फोटोफॉस्फोरेशन की प्रोसेस हो रही होती, मीन्स जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है इन द सन, इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, at that time plant produces more and more ATP by the process of photophosphorylations as compared to the oxidative phosphorylations। सो डे टाइम में जो की पॉइंट होगा, जो की फैक्टर्स होंगे, जो की प्रोसेस होगी फॉर द एटीपी जनरेशन इन द प्लांट केस, दैट विल बी द फोटोफॉस्फोराइलेशन। While in the night time or in the dark phase, oxidative phosphorylation will be the
main process for the ATP generation in the plant. But in the case of animal, there is only and only that is the oxidative phosphorylation. So what क्या क्या differences हैं इसमें, इन दोनों में आप देख लीजिए. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना जरूरी है, जो कि आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन होने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी होता है, और इसके लिए एक हमको अलग से ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है. फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट में और सर्टेन बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं उनमें पाया जाता है. ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो होती है फॉस्फोराइलेशन की, वो सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, चाहे वो आपके बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपके प्लांट हो, चाहे वो आपके एनिमल्स हो, चाहे वो आपके फंगस हो, ऑल एरोबिक काइंड ऑफ organisms having oxidative photophosphorilation process. सो होपफुली, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी आपकी, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट में. So these are the basic differences and these are the basic concept of oxidative phosphorylations and photophosphorilation. So if anyone have any doubt or any queries regarding these two concepts, so now this is the open for all. You can ask. होपफुली कि आप लोगों की ये चीज़ समझ में आ गई होगी. अगर अभी किसी को कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशंस का या फोटोफॉस्फोरिलेशंस का, तो वो चीज़ आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. जी हाँ, जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशंस होंगे उनमें कंटिन्यूअसली चलने वाली जो प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन है. ये सब में चलेगा जो कि एरोबिक रेस्पिरेशंस करने वाले होंगे, वो रुकेगा नहीं. बट फोटोफॉस्फोरिलेशंस की प्रोसेस है वो कंडीशन बेस्ड है. वो तब होगी जब आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म लाइट को एक्सपोज करेगा, लाइट की प्रेजेंस होगी. अवनीत, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्कनेक्ट हो रही है. आप फिर से रिपीट की. हाँ. नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली चलता रहता है. आपने देखा होगा और आपने ये पढ़ा भी होगा. मैं क्या इसे मैं इरेज कर दूं जो भी लिखा हुआ है? ओके. आपने ये देखा हुआ है कि CO2 का और O2 का जो आपका पुल होता है प्लांट में कैसे चलता है. CO2 की जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट क्या करता है, यूटिलाइज करता है. और ये करने के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है, राइट. और ये ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या करता है, ये यूज करता है. तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों जो प्रोसेस होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है. मतलब प्लांट जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है उसी टाइम पे रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है. रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या करता है, इनपुट करता है, और CO2 मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रिलीज करेगा. और यही CO2 मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एटमॉस्फेयर से CO2 मॉलिक्यूल जो कि स्टोमेटा से आता है, ये दोनों ही आपके यूज होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और उसके दौरान रिलीज क्या करेगा आपका, दैट इज द ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन आपका एटमॉस्फेयर में डेसिफर हो जाता है, और जितना इसको जरूरत होती है फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, इसे क्या करता है, यूटिलाइज करता रहता है. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. फोटो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस चाहे चल रही हो या नहीं चल रही हो. ओके, क्लियर हो गया. वेरी गुड. और किसी कुछ डाउट है इन दोनों टर्म में? So now we can move forward, right? Okay. So now it's a time to know about the one of the famous and one of the greatest scientists in the field of biochemistry and also in the field of life science. That is the Leninger. Most of the students have go through the Leninger book for the biochemistry principles of biochemistry. So this is the photo of Leninger, जिन्होंने ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी इस बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में. और आप इनके बुक को पढ़ करके न जाने कितने एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं. दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ में बायोकेमिस्ट्री के पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर्स होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि बगैर इनके बुक को पढ़ करके वो चीज़ को पढ़ाते हैं. Although there are certain other books for the biochemistry at the higher level, but Renninger is one of the best book for the biochemistry,
राइट? तो जितने भी आपके प्रोफ़ेसर्स हैं, जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी आपके स्कॉलर्स हैं, वो सब के सब रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लेनिंजर की बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपने लेनिंजर नहीं पढ़ा, दैट मीन्स आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में अच्छी कॉन्सेप्ट को नहीं रखते हैं। सो आप इनके फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, और आप ये फ़ोटोज़ इनका ऐसे ही नहीं लगाया हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ये जो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरेसेंस की बात हम लोग कर रहे थे अभी, दोनों टर्म्स के बारे में, जहाँ से एटीपी की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। द अल्टीमेटली गोल ऑफ दीज टू प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज द एटीपी। तो ये एटीपी का जो सिंथेसिस हो रहा है, इसको लेकर के ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि एक्चुअली में ये जो प्रोसेस हो रही है, जहाँ पे कि आपका ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन से या इस इलेक्ट्रॉन से एटीपी का सिंथेसिस कैसे हो पा रहा है, मतलब क्या उसके पीछे का लॉजिक है। इस चीज़ को समझाने के लिए बताने के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने एक और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे आप लोग कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री में और ख़ास करके आपका ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरेसेंस के लिए या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेसेंस के लिए, इन दोनों के लिए बहुत ही फेमस थ्योरी वो बन कर के आई। और आपको उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ही आपको बताती है कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, चाहे वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो या आपका क्लोरोप्लास्ट हो। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी एनाटॉमी क्या कहती है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। द सिंगल फिगर विल give a more and more informations about the locations of a different kinds of enzyme found in the mitochondria. So बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है कि ये वाली प्रोसेस कहाँ पर होगी, या ये वाला आपका एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे पाया जाता है। सो हम लोग पहले यहाँ पे लुक फॉरवर्ड करेंगे, देखेंगे कि आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बताया जा रहा है आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, और इसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, और लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आए हैं। तो आउटर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो क्या बताती है, ये फ्रीली परमिएबल टू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयन। जो भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैं, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन से इस आउटर मेम्ब्रेन से हो जाता है बड़े आसानी से। कोई भी आपका आयन है, कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ पे आ जाता है, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है इनर मेम्ब्रेन, और ये दूसरी वाली जो लेयर है आपकी, उसको इनर मेम्ब्रेन आप बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या क्या है, इम्परमिएबल टू द मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। इनर मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, वो आपका मैक्सिमम स्मॉल मॉलिक्यूल्स से और लगभग सारे आयंस को क्या करता है, पास आउट होने के लिए अलाउ नहीं करता है। मीन्स व्हाट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी आयंस को इस माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से यहाँ से लेकर के अगर आपको इस मैट्रिक्स में आना है, सो देयर विल बी नीड ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ अ प्रोटीन्स नोन एज अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स और चैनल प्रोटीन्स, राइट। किसी भी आयंस को अगर आना होगा तो इसके लिए स्पेसिफिक कोई यहाँ पे चैनल प्रोटीन होगी। किसी मॉलिक्यूल्स को अगर आना होगा तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए कोई यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होगा। सो विदाउट ट्रांसपोर्टर, विदाउट चैनल प्रोटीन, विदाउट कैरियर प्रोटीन्स, नथिंग कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है इनर वाली, वो मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए क्या है, इम्परमिएबल होता है, राइट। हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ये इम्परमिएबल है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज़ के लिए एंजाइम कंटेन करता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम्स में इन एंजाइम्स को या इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस के लिए पूछता है कि ये वाला एंजाइम कौन से पार्ट में पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर मीन्स ईटीएस जिसे आप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें पाए जाने वाले जो आपके कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज द 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो सेलुलर रेस्पिरेशंस में इन्वॉल्व होने वाले, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सब की लोकेशंस कहाँ पे है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। मान लीजिए आपका ये आउटर है तो ये आपका इनर है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्या होगी, इनकी लोकेशन होगी 1 का, 2 का, 3 का, 4 का एंड 5 का। और ये सभी के सभी किस में इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ऑक्सीजन के पास पहुंचाने के लिए, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल बना करके कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं उनकी लोकेशंस कहाँ पर होती है या किस ऑर्गन्स में किस पार्ट में पाए जाते हैं, तो आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए याद रखना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो उसके लिए साइट है। हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, इस तरीके से आपको सवाल बना करके दिया जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कॉम्प्लेक्स का नाम दे दे, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, और प्रोसेस का नाम देगा दैट इज द ईटीएस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो दोनों तरीके से ही आप अपने आप को इक्विप्ड कीजिए। जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप उसको आंसर करेंगे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स का नाम दे करके पूछा जाता है कि हाँ ये कहाँ पाया जाएगा, क्या लोकेशन होगी, तो भी आप बता पाएंगे। अगर उस कॉम्प्लेक्स जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है प्रोसेस का नाम देकर अगर आपसे पूछा जाएगा तो भी आप उसको आंसर कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अलावा और क्या क्या ये कंटेन करता है, एडीपी से एटीपी ट्रांसलोकेज को, मतलब एक ऐसा एंजाइम जो कि एडीपी से एटीपी को बनाता हो या ट्रांसलोकेट करता हो, उसको भी कंटेन करता है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेसिस या सिंथेस, जिसको आप कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी मैं चर्चा यहाँ पे बार बार कर रहा था, तो ये आप कॉम्प्लेक्स 5 ही आपको इसको बोलते हैं। तो 1 to 4 यहाँ पे होगा, 5 आपका ये हो गया। एंड अदर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, और भी आपके बहुत सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाए जाते हैं। So keep in mind ATP synthase or complex 5. This is also present on the inner membrane of the mitochondria, including all complexes of ETS, that is 1 2 3 4। इन सब के साथ में ये सारे आपके कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। नाउ नेक्स्ट कम टू द मैट्रिक्स। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो मैट्रिक्स जो आपका होगा वो क्या क्या कंटेन करेगा, पीडीएच आपको पढ़ा चुका हूँ, दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और आपको ये भी बता दिया कि ये पीडीएच क्या करता है। तो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये पायरुवेट को किस में कन्वर्ट करेगा, हाँ जी, पीडीएच का काम क्या है। ओके तो आपसे अगर कभी पूछा जाएगा कि सपोज कनेक्टिंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए दैट इज द टीसीए साइकिल, तो वहां पर आप आंसर यही देते हैं, दैट इज दिस वन, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ अ पायरुवेट टू द स्टाइल कोएंजाइम ए, राइट। तो आपसे किसी तरीके से भी सवाल पूछा सकता है। तो पीडीएस का लोकेशन कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सिट्रिक एसिड साइकिल ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसे आप टीसीए साइकिल के नाम से जानते हैं। और टीसीए साइकिल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब के सब एंजाइम्स आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, एक एंजाइम को छोड़ करके। तो क्या आप में से कोई उस एंजाइम का नाम बता सकता है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में इन्वॉल्व होता है और उसका लोकेशन मैट्रिक्स के अलावा कहीं और पे होता है, नाम बताइए। बता चुका हूँ। नो नो, this is not an enzyme. I am asking about the enzyme. Which enzyme of the TCA cycles has locations other than matrix? और जब पढ़ाया था तो आपको इंपॉर्टेंट रेड मार्क लगा करके बताया था कि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन दिया है आंसर, very good. Succinate dehydrogenase is the only enzyme of citric acid cycles which found on the inner mitochondrial membrane rather than matrix. And this is very very important enzymes on the name, जो कि बहुत बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। So kindly keep in mind, हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका लोकेशन उसका मैट्रिक्स के बजाय इनर मेम्ब्रेन पे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे देखिए लगाया है, टीसीए साइकिल के सारे एंजाइम कहाँ पे पाए जाएंगे आपके, दैट इज द मैट्रिक्स में। लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि आपका लोकेशंस कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।
तो याद रखिए। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब कि कनेक्शन करने के लिए टीसीए साइकिल के लिए फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन एंजाइम आप आगे पढ़ेंगे। फैटी एसिड के दैट इज द ऑक्सीडेशन में बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन सबसे मेजर है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उस प्रोसेस के लिए जितने भी आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो एंजाइम्स का लोकेशन भी आपको कहाँ पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो याद रखिएगा, फैटी एसिड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और आपसे पूछे भी जाते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन सेल्स के कौन से ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है, तो कन्फ्यूजन वहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है। तो इसको आप याद रखिए कि बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी। अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन जब आप पढ़ेंगे, प्रोटीन का डिग्रेडेशन करने के लिए, अमीनो एसिड का आपका डिग्रेडेशन पढ़ने के लिए आपको दोनों पढ़ना है, बायोसिंथेसिस भी पढ़नी है, डिग्रेडेशन भी पढ़ना है। तो जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स पेप्टाइड में कन्वर्ट होकर के जब अमीनो एसिड बनाता है तो वो डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। इसके साथ साथ में आपका ये मैट्रिक्स क्या क्या कंटेन करता है, अपना खुद का डीएनए करेगा, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के नाम से जानते हैं, एम्प्टी डीएनए बोलते हैं। और इनका ये राइबोसोम्स होता है, और इस राइबोसोम का जो टाइप है वो कैसा, दैट इज द 70S। ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट को सपोर्ट करता है, जिस पॉइंट के लिए आप बोलते हैं आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस आपको यही बताता है कि किस तरीके से चीज़ों की ओरिजिन हुई है। 70S राइबोसोम्स का पाया जाना इस बात को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन आपके एरोबिक काइंड के बैक्टीरिया से हुई है। और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उनका भी 70S का पाया जाना इस बात को स्ट्रांगली बायोकेमिकली प्रूफ देता है कि एरोबिक फोटोसिंथेटिक करने वाले माइक्रोब्स से ही क्लोरोप्लास्ट का या आपका उसका सिंथेसिस हुआ है। तो आपको ये थ्योरी पढ़ाई भी जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे हुई, क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन कैसे हुई। तो वहाँ के लिए आप इस चीज़ को बताते हैं कि एरोबिक काइंड के जो रेस्पिरेशंस करने वाले बैक्टीरिया थे, जब वो इंगल्फ हो गए तो उनसे क्या बना आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ही तो ये जो आपका पॉइंट है दैट इज द राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा पाया जाएगा, 70S टाइप का। डीएनए जो पाया जाएगा उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इस डीएनए का भी अपना एक रोल है, और इन दोनों पार्ट के पाए जाने की वजह से ही आप इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके पास अपने पास खुद का भी काम करने की क्षमता है। इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में चलने वाले जितने भी इंटायर प्रोसेसेस होते हैं उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स हैं मैक्सिमम आपके सेलुलर डीएनए से आते हैं, दैट मीन्स जीनोमिक डीएनए से आते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए क्या करता है, बनाता है। दैट इज़ वाई आप इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, मैक्सिमम काम इसका डिपेंडेंट तरीके पे होता है, जो कि आपका बनकर के कहाँ से आएगा, दैट इज़ द जीनोमिक डीएनए से। तो इस प्रोसेस के साथ साथ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि मेनी अदर एंजाइम्स एटीपी, एडीपी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और भी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो आपके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। सो मैट्रिक्स को देख करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, और चूंकि यहाँ पे टीसीए साइकिल चल रही है जहाँ से आपका एटीपी जनरेट होता है, साथ साथ यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है जहाँ से आपका अल्टीमेटली एटीपी के फॉर्मेशन होती है। सो चूंकि ये दोनों प्रोसेस जो कि एटीपी पुल को और एटीपी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले सारे के सारे एंजाइम्स आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। दैट इज़ वाई आप इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से जानते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल्स एंड ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स के नाम से अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ही बताएंगे। ऑटोनॉमस में आपका क्लोरोप्लास्ट भी आता है, लेकिन आप उसे किचन हाउस या किचन ऑफ द सेल्स के नाम से जाना जाता है, और इसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों सवाल आपके सब नेम से पूछे जा चुके हैं, कई बार एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सीएसआईआर में तो ऐसा नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट आपके जो पीजीटी के एग्जाम्स होते हैं या फिर अभी आप आईसीआर के देने जा रहे हैं वहाँ से आपको इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि किचन ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं, या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स किस लिए इसको बोला जाता है, या पावर हाउस ऑफ द सेल्स आप इसको क्यों बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्यों बोलते हैं आपके पास आंसर मिल चुका है कि एटीपी जनरेट किस किस प्रोसेस से होगी, और सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे चलते हैं। तो होपफुली कि अभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनाटॉमी है उसको देख करके समझ में आ गया होगा कि ये कितना सारा प्रोसेस को खुद में चलाने का कैपेबिलिटी रखता है, और दैट इज़ वाई आप इसको दैट इज पावर हाउस ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे
और आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, तो पहले आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसके बारे में आपको कुछ टर्म्स को याद रखना होगा और समझना होगा उनको कि किस तरीके से यहाँ पे होता है। ये फिगर को देखने से पहले आप एक चीज़ को यहाँ पे समझिए, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे सारा आपका काम यही आने वाला है। रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताता है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास कितना ज़्यादा रिड्यूस हो जाने की कैपेबिलिटी है। और रिडक्शन का मतलब होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी सपोज कीजिए आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे ए है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका बी है। अगर इस मॉलिक्यूल्स के पास अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसकी एफिनिटी और इसकी एफिनिटी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमेशा इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है वो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। मतलब जैसे सपोज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, ये तो आपका चूंकि एटीपी जनरेशन में आएगा तो हम लोग कॉम्प्लेक्स 4 तक की बात करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा इस वाले कॉम्प्लेक्स के कंपेरिजन में इसके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस वाले के कंपेरिजन में इस वाले कॉम्प्लेक्स के पास प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की, वो ज़्यादा होगी। और इसके कंपेरिजन में इस वाले के पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल आपका इलेक्ट्रॉन का जो कैरियर होगा, मीन्स फाइनल जो इलेक्ट्रॉन का आपका एक्सेप्टर होगा, उस मॉलिक्यूल्स के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, हाईएस्ट रिडक्शन क्या होगा, पोटेंशियल होगा। आपसे एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स दे करके उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस और प्लस साइन में क्या करके दे करके आपसे पूछता है। तो पहले आप उनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि क्या इनका रहेगा और किस बेसिस पे आपको उनको लगाना है। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो अगर आपका साइन नेगेटिव में दे रखा है, सो पहला कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे ये है, मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस दे करके उनकी वैल्यू माइनस पॉजिटिव साइन में अगर आपको दे रखी है तो आप कैसे अरेंज करेंगे या कैसे बताएंगे कि उनमें इलेक्ट्रॉन को का जो या रिडक्शन पोटेंशियल की जो एफिनिटी है या रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स आपका एक ए है, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपका बी है, तीसरा कॉम्प्लेक्स आपका सी है, चौथा कॉम्प्लेक्स आपका डी है। इनके सबके लिए जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 90 दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे -60 दे रखा है, यहाँ पे प्लस आपका 10 दे रखा है और प्लस आपका 40 दे रखा है। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। तो आपको इस तरीके के सवाल दे करके पूछे जाते हैं कि इन चारों कॉम्प्लेक्स में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या क्या होगी, यही आपसे सवाल बनता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिसके पास अफिनिटी ज़्यादा होगी उसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो हाईएस्ट का मतलब ये हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने के, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। वैल्यू को रिप्रेजेंट अगर हम साइन की बात करते हैं तो जितना माइनस साइन में वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब हुआ उसके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतना ही कम है। माइनस साइन मोर से माइनस साइन कम की तरफ अगर आप चलते हैं तो आपका वो बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बताएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर पॉजिटिव साइन की अगर आप बात करते हैं तो लेस पॉजिटिव साइन से मोर पॉजिटिव साइन की तरफ अगर आपका हो रहा होगा तो भी आपका बताएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जितना ज़्यादा किसी कॉम्प्लेक्स के पास पॉजिटिव साइन में वैल्यू होगी दैट विल बी द हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल्स के पास नेगेटिव में वैल्यू होगी सबसे लीस्ट एंड सबसे लोएस्ट वाला मॉलिक्यूल आपका वही होगा। So to applying these two concepts, can you able to answer these questions? That is A, B, C, and D. Which of the molecules have highest and lowest reduction potential?
Something is wrong. Hello. Oh my god.